नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, नीर और वीर, जिसको समझने में काफी ज्यादा इश्यूज आता है। चलो इसको समझते हैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं, हम लोगों ने एक्सचेंज रेट देखा है, एक्सचेंज रेट देखे थे ना। ओके, एक्सचेंज रेट देखे थे हम लोगों ने। एक्सचेंज रेट में क्या देखा था, आप पहले यहाँ पे समझो कि हम लोगों ने देखा था कि अगर $1 पहले 50 का था और अब $1 80 का हो गया, तो करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट, ठीक है। और अगर $1 पहले 50 का था, अब $1 40 का हो गया, तो क्या हो गई, तो करेंसी होगी एप्रिशिएट। ये है डेप्रिशिएट और ये है एप्रिशिएट। हम लोगों ने देखा था कि एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेट से मिडल ईस्ट से ऑयल लेते थे $100 का, ठीक है। और जब डॉलर का प्राइस ₹50 था, तो हमें कितने रुपए देने पड़ते थे, ₹4000, ठीक है। अब करेंसी लेट से डेप्रिशिएट कर गई, यानी कि डॉलर का प्राइस ₹80 हो गया, यानी कि अभी भी हमको $100 देने हैं, लेकिन अब कितने, ₹8000 देने पड़ेंगे। समझ रहे हो, सॉरी यहाँ पे 5000 आएगा, क्योंकि मैं $1 50 का ले रहा हूँ नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ₹5000 दे रहे हैं। मतलब कि $100 के, मतलब हमने 5000 का तेल खरीद लिया। यहाँ पे भी हम लोगों ने $100 का ही तेल खरीदा है, लेकिन पैसे दे रहे हैं ₹8000। अब करेंसी होगी अप्रिशिएट। अब हम लोग कितने रुपए देंगे, अब हम लोग ₹4000, यानी कि जब करेंसी एप्रिशिएट करती है तो हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। इंपोर्ट हमारा चीप हो गया, यानी कि हम इंपोर्ट हमारा चीप हो गया। लेकिन जब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट करती है, तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा हो गया। इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन होगा, तेल महंगा होगा, तो बाकी सारी चीजें महंगी हो जाएगी। ये बेसिक चीजें हम लोग देख चुके हैं, राइट। अब हम लोग नीर और वीर पे आते हैं। भारत जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यूरोप के साथ ट्रेड नहीं करता। ऐसे बहुत सारी कंट्री है, चाइना, जापान, कोरिया, बहुत सारी करेंसीज है, ठीक है। तो अब लेट से डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट कर गई, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में फिर डेप्रिशिएट कर गई, किसी और करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट कर गई। तो ऐसे चल रहा है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग पाएगा कि हमारे लिए क्या सुटेबल है क्या नहीं है, यानी कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नीर का, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, नीर में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं। किसका वेटेड एवरेज लेते हैं, जिन भी करेंसीज के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, यूरोप के साथ कर रहे हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, मतलब जो भी है, साउथ कोरिया, ठीक है, जिसके साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं, उनका हम लोग वेटेड एवरेज ले लेते हैं। अब जो हम लोगों ने वेट दिया है ना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल डॉलर को कुछ वैल्यू दी होगी, यूरो को कुछ वैल्यू दी होगी, किस बेसिस पे है, ये उस बेसिस पे है कि हम इनके साथ कितना ट्रेड करते हैं। इनके साथ जितना ट्रेड करते हैं उसमें से इनको कुछ वैल्यू दे देंगे, फिर इसको भी कुछ वैल्यू दे देंगे, और ओवरऑल जब हम सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे ना, तो हम इसको टोटल वेटेज देते हैं, हम इसको देते हैं 100। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, सब में जो रेट है ना, सब में जो रेट है, मतलब यूरो का रेट, डॉलर का रेट, चाइनीज यान का रेट, रेनबी का रेट, सबका अलग अलग है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने टोटल एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वेटेज है ना, इन सबको प्लस करके 100 आएगा। और ये हम लोग करते हैं 6 करेंसी या फिर 36 करेंसीज के लिए। और ये कौन डिसाइड करता है कि 6 करेंसी के लिए नीड मेजर किया जाएगा, 36 के लिए, ये डिसाइड करता है आरबीआई, आरबीआई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेटेड एवरेज ले ली, जितने भी हम लोग जिस भी करेंसी, मतलब कंट्री के साथ हम लोग डील वगैरह कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब हम लोग ये मेजर करेंगे कि ओवरऑल हमारी करेंसी एप्रिशिएट करिए डेप्रिशिएट करिए। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, लेट से एक करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट करेगी, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डेप्रिशिएट करेगी, तो हम क्या करेंगे, हम नेट इंपैक्ट देखेंगे कि ओवरऑल हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बास्केट ऑफ करेंसीज। बास्केट ऑफ करेंसी में 6 करेंसी भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा आरबीआई। अब हर एक करेंसी को, जितने भी ये 6 या 36 करेंसी है, इनको वेटेज दी गई है, इनको वेटेज दी गई है। और ये वेटेज किस बेसिस पे है, कि हमारा ट्रेड का शेयर कितना है, हम कितना ट्रेड करते हैं उनसे। डॉलर में हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डॉलर को ज्यादा वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। हमने इन सारी वेटेज को कैलकुलेट करेंगे ना, 6 या 36 करेंसीज की वेटेज को वो करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आ गई 100, ठीक है, ये आ गई 100। अब हमको चाहिए होता है एक बेस ईयर, एक बेस ईयर चाहिए होगा हर एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। कि हम लोग बताएंगे कैसे कि नेट नीर वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बताएंगे कैसे। तो वो जो बेस ईयर है वो है 2015 और 16, 2015 और 16। और यहाँ पे हम लोगों ने नीर की वैल्यू का एज्यूम किया है 100, 100, ठीक है। अब देखो,
अब अगर नीर की वैल्यू, मतलब कि पूरा फॉर्मूला होता है नीर को कैलकुलेट करने का, लेकिन आप लोगों को वो कैलकुलेट, मतलब कि उस कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाना। अब लेट से नीर की वैल्यू है 100, ठीक है। अगर नीर की वैल्यू 100 से बढ़ गई, अगर नीर की वैल्यू लेट से मतलब कि पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद एंड ऑल दैट हमें पता लगा नीर की वैल्यू जो बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो करेंसी है ना हमारी वो एप्रिशिएट कर गई, ठीक है। अगर नीर की वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी ना, क्योंकि 100 हम लोगों ने क्या लिया, बेस ले लिया। अगर नीर की वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि जो इंडियन रूपी है ना वो एप्रिशिएट कर गया विद रिस्पेक्ट टू बास्केट ऑफ करेंसी। अगर नीर की वैल्यू 100 से कम आएगी, अगर 100 से कम आएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारी करेंसी है ना वो कर गई डेप्रिशिएट। वो क्या कर गई, डेप्रिशिएट। तो यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, अब देखो, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी, ये यहीं पे लिखा हुआ है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी, नीर की वैल्यू। नीर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एप्रिशिएट होगा। अगर नीर की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि वो मतलब कम होगी, तो इसका मतलब हो गया डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट करगी करेंसी, ठीक है। यानी कि लेट से 100 से 90 हो गई तो यानी कि करेंसी हमारी डेप्रिशिएट करेगी, अगर 100 से 110 होगी तो करेंसी एप्रिशिएट करेगी। अब सो नाउ गाइस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि लेट से नीड की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी। ये बस आप इतना याद रखना, ठीक है, कि जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो अप्रिशिएट होगा, ठीक है, नीड की वैल्यू। अब जब ये अप्रिशिएट हुई है नीड की वैल्यू, तो ये इमेजिन सिनेरियो 36 करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में है। आरबीआई ने 36 करेंसीज के साथ मेजर किया कि लेट से ऐसा था सिनेरियो कि 16 करेंसीज में डेप्रिशिएट करी थी इंडियन करेंसी, और बाकी रेस्ट में एप्रिशिएट करी थी, और जो नेट रिजल्ट आया वो ये निकल के आया कि नीर की वैल्यू जो है ना वो एप्रिशिएट करी है। नेट रिजल्ट ये निकल के आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो सस्ता हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया, बेसिक है, ठीक है। इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, यानी कि हमें ज्यादा इंपोर्ट करना चाहिए। नाउ इमेजिन ए सिनेरियो कि यूएसए में मैकबुक की कीमत है $1500, $1499। इंडिया में है $1200। तो हमें, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं क्यों करूंगा इंपोर्ट, मैं क्यों करूंगा जब मुझे इंडिया में ही सस्ती मिल रही है मैकबुक, तो मैं क्यों यूएसए से इंपोर्ट करूँ इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो करेंसी एप्रिशिएट की थी। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा अलग कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रीर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आई होप दिस इज क्लियर। नीर का आप लोगों को समझ में आ गया। नीर का सिर्फ आप लोग को इतना ही याद रखना है, ओके। नाउ और ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल क्या है, लेट से नीर की वैल्यू ना डेप्रिशिएट की हुई है, नीर की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट की हुई है। डेप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, डेप्रिशिएट से ना हमारा जो इंपोर्ट है वो कॉस्टली हो जाता है, हमारा इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। लेकिन लेट से यूएसए में स्पीकर $500 का मिला, इंडिया में $800 का, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, यहाँ पे तो उल्टा सिनेरियो है। तो इसी सिनेरियो को डील करने के लिए आती है रीर की वैल्यू। रीर की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है, पहली बात, रीड जो है ना वो ये मेजर नहीं करता कि करेंसी एप्रिशिएट हुई है डेप्रिशिएट हुई है। ये कौन मेजर करता है, ये मेजर करता है नीर, ये मेजर करता है नीर। रीर, तो रीर क्या मेजर करेगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब जो रीर है ना ये क्या करता है, ये नीर की वैल्यू को और जो रिलेटिव प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का डोमेस्टिक में और फॉरेन इकोनॉमी में दोनों को बेसिकली लेके तब वैल्यू कैलकुलेट करता है। कैसे करता है देखो, रीर का फॉर्मूला है रीर इज इक्वल टू नीर इंटू में डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। अब इमेजिन ए सिनेरियो, लेट से डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट से अगर डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस सेम है, डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस सेम है, तो इस सिनेरियो में क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1। अब नीर की वैल्यू कितनी भी हो अगर आप उसको 1 से कैलकुलेट करोगे तो रीर सेम ही आएगा। यानी कि जब डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस सेम रहेंगे तो नीर और रीर की वैल्यू सेम आएगी, नीर और रीर की वैल्यू सेम आएगी। पहला ऑब्जर्वेशन ये होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट से डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा है, लेट से डोमेस्टिक प्राइस है 2000 और फॉरेन प्राइस है लेट से ₹1000, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब नीर की वैल्यू जितनी भी होगी अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नीर की वैल्यू नीर की वैल्यू से ज्यादा आएगी, राइट। यानी कि ऑब्जर्वेशन ये है, अगर डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा है यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में जो चीजें हैं वो ज्यादा कॉस्टली है देन फॉरेन गुड्स, देन यहाँ पे क्या होगा, रीर की वैल्यू ज्यादा आएगी नीर से। अब रीर की वैल्यू ज्यादा आएगी नीर से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इंक्रीज इंपोर्ट।
यानी कि इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डोमेस्टिक करेंसी में तो सेम चीज मिल रही है 2,000 रुपए की और बाहर मिल रही है 1,000 रुपए की, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ज्यादा क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर रीर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे। एक्सपोर्ट कम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट करना है, तो हमारी जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट में किया था ना ट्रेड डेफिसिट, तो हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगी, जब हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। आई होप गाइस दिस इज क्लियर, कंसेप्चुअली मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। एंड प्लीज अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, दैट विल बी अ बिग मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ओके, मैं इसको काफी इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर अगर समझ आ रहा है तो बताना जरूर, रिक्वेस्ट है। ओके चलो अब देखो, रीड अब मतलब फॉर्मूला तो यही है। अब इमेजिन ए सिनेरियो, अगर हमारा डोमेस्टिक प्राइस कम है, डोमेस्टिक प्राइस कम कैसे आएगा, लेट्स से डोमेस्टिक चीज है 1,000 रुपए की, फॉरेन चीज है 2,000 रुपए की, तो यहाँ पे काटने के बाद कितना आएगा 1/2। अब नीर की वैल्यू जितनी भी हो, लेट्स से नीर की वैल्यू है 1,110, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नीर की वैल्यू अगर 1,110 है तो रीर की वैल्यू यहाँ पे कम आएगी, रीर की वैल्यू कम आएगी ना, रीर की वैल्यू कम आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इफ अगर डोमेस्टिक प्राइस लोअर देन रीर, तो वैल्यू लोअर, तो यहाँ पे रीर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो डोमेस्टिक गुड्स है ना वो ज्यादा सस्ते हैं रेदर देन फॉरेन गुड्स, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट घटा देंगे। अरे कोई चीज भाई हमारी कंट्री में 1,000 रुपए की मिल रही है, बाहर 2,000 रुपए की मिल रही है, हम क्यों खरीदेंगे 2,000 रुपए की, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, चार चीजें याद रखनी है। क्या क्या चार चीजें याद रखनी है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है इसके कॉन्टेक्स्ट में, अगर नीर की वैल्यू बढ़ रही है, अगर नीर की वैल्यू बढ़ रही है तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी, अगर नीर की वैल्यू घट रही है तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। अगर रीर की वैल्यू ग्रेटर देन नीर है, अगर रीर की वैल्यू ग्रेटर देन नीर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया, जस्ट मिनट, हाँ ये रहा, अगर रीर की वैल्यू हायर देन नीर है तो उस सिनेरियो में हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा, हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, डिक्रीज होगा। और अगर रीर की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू नीर, यानी कि नीर की ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो ये आप लोगों को ऑब्जर्वेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर, यहाँ से आप लोग ये पूरी चीजें समझ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि देखो ये था क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन नीड इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, बिल्कुल ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो एप्रिसिएशन होगा। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, भाई अगर रीर बढ़ेगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस होगा या नहीं होगा, बताओ भाई, इंप्रूवमेंट होगा या डिक्लाइन होगा। देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, अगर रीर की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो ये उल्टा दे रखा है, हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कब बढ़ेगा, जब नीर की वैल्यू डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी। तो सेकंड काट सकते हो। नेक्स्ट, इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू कोज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड नीर, बिल्कुल ठीक है। अगर मतलब कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा मतलब कि दूसरी कंट्री में भी, भारत की कंट्री में भी, तो जो डाइवर्जेंस है नीर और नीर में वो बढ़े घटेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये हम लोगों ने देखा था कि डोमेस्टिक प्राइस अपॉन में फॉरेन प्राइस, ये फॉर्मूला देखा था, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा तो डाइवर्जेंस भी तो बढ़े घटेगा ना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सी फॉर कैट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ।